हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो चलिए देखते हैं जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये होता क्या है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो हम पहले लास्ट क्लास में रीड कर चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ये एक प्रकार का इंसुलेटर मटेरियल होता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब ये स्ट्रॉन्ग कितना होता है, कितनी इसकी मजबूती है। और इसकी मजबूती से मतलब क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके जो न्यूक्लियस है इसके चारों रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेंगे, जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके जो होंगे एटम से डिटैच हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं अगर उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है तो। और उस टाइम पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन का मतलब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक था अब वो इंसुलेटर की बजाय कंडक्टर में चेंज हो चुका है। अब वो डाइलेक्ट्रिक वाली या इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टीज बिहेव नहीं करेगा बल्कि कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो स्ट्रेंथ हमें ये देखना है कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है कि इसका ब्रेकडाउन ना हो। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसके जो एटम्स हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से डिटैच ना हो जाएं या उसके एटम से अलग ना हो जाएं। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल के निकल जाएंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे डाइलेक्ट्रिक का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देखिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसकी स्ट्रेंथ को। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट causing द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए। अब ब्रेकडाउन का मतलब आप समझ चुके हैं कि ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके एटम से बाहर निकल जाएं, तो उसका हम क्या बोलेंगे, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो बिना ब्रेकडाउन हुए कितना मैक्सिमम फील्ड ये सहन कर सकता है उसको हम बोलेंगे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट्स क्या हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती हैं वही एसआई यूनिट आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की होती हैं, वोल्ट पर मीटर। ये आपको टेबल दी गई है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिए गए हैं कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और इसकी स्ट्रेंथ होती है इनफाइनाइट। एयर के लिए 1.00054, स्ट्रेंथ 0.8। इसी प्रकार से ये और वैल्यूज दी गई हैं। इसके बाद हमारा जो अब इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो टॉपिक है जिसका यूज होगा, इसका वो यूज हमारा ये निकालेंगे हम कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दें तो उससे हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब वो हम अलग अलग केस में देखेंगे। एक बार कैपेसिटर की प्लेट्स को पूरा फिल कर देंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ, एक बार पार्शली फिल्ड कर देंगे, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी पे वो देखते हैं। तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे आपने ये देखा था कि ये आपका एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जगह यहाँ पे खाली होती थी इसके बीच वाली। अब अगर यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या है आपका, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट, कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें। स्लैब का मतलब एक टुकड़ा है इस प्रकार से। एज्यूम द स्लैब थिकनेस लेस देन द प्लेट सेपरेशन, कि जो इन प्लेट्स के बीच की दूरी है जिसको हम डी मानते थे, जो स्लैब आप रखेंगे वो इससे कम मोटाई की रखनी है, उसकी थिकनेस इससे कम हो, मतलब इसके बीच में यहाँ कुछ खाली जगह रह जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। देखिए, आप ऐसे लिखोगे, हमने कैपेसिटेंस निकाला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसका प्लेट का एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है, उनके बीच में वैक्यूम है। अब तक हमने इसके बीच में कुछ भी नहीं डाला, तो ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं कैपेसिटर के केस में कि जो उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। ये आपके पास यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है आपका। अब इसके बाद शुरू में हमारा जो चार्ज था कैपेसिटर की प्लेट्स पे,
सपोज इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर प्लस माइनस क्यू। अब ये आपका कैपेसिटर था, आपको पता है एक तो आपकी जो प्लेट होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर है। अब ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, देखिए अब ये चार्ज क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ये पता है कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो दो इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम पहले कर चुके हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया। तो हमने चार्ज की जगह क्या रख दिया, क्यू बाई ए। ये आपका कैपेसिटर के प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान रखना ये कैपेसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने कोई भी मटेरियल नहीं डाला है, उनके बीच में क्या है, वैक्यूम है। क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन चुकी है। अब करते हैं हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के बीच में उसकी प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी, टी हमारी स्लैब की थिकनेस है और ये हमारी डी से कम रहेगी। देखिए यहाँ से ये कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। अब यहाँ पे जो हम स्लैब रखेंगे वो इस डी से कम रखना है। जैसे ये मान लेंगे हम कि इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। क्लियर है। इसके बाद बिटवीन द प्लेट्स द फील्ड ई नोट polarizes the dielectric, this induced charge minus QP on the upper surface and plus QP on the lower surface। अब आपको ये पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और पोलराइज कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तो जो है नेगेटिव चार्ज और इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इसके कारण हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी बन जाएगा। देखिए ये आपको शेप दिखाई गई है, कैसे होगा। ये है आपके पास कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की अपर प्लेट, ये लोअर प्लेट। देखो हम ऐसे दिखाते थे, चाहे इसको ऐसे दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, डी थी। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज थी। हमने इसके बीच में ये एक स्लैब रख दी और स्लैब हमारी कैसी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसका जो ऊपर का जो फेस है आपका वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। कैसे हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो प्लेट्स के कारण था वो इधर था, इस प्रकार से। आपको पता है जो इसका पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस तरफ, और नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, इस तरफ। अब ये आपका पोलराइजेशन हुआ इसका, इसके कारण ये खुद का भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्लियर है इतनी बात आपको। तो देखिए ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये ईपी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की प्लेट्स ने बनाया हुआ था, ई नोट, या ओरिजिनल कह सकते हैं इसको हम। अब देखो हम इधर अप्लाई किया हुआ था ई नोट, पोलराइजेशन का बना इधर। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट वैल्यू कहाँ बने, देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, तभी तो इसने जो है इसको पोलराइज किया है। अगर ये मान लो इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हमारे इसका तो जो है कुछ वैल्यू ही नहीं बचेगी। मतलब हमारे जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहां से देखेंगे हम कि जो एक वैल्यू बचती है ई नोट में से माइनस कर दो पोलराइजेशन वाला ईपी, ये आपके पास नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाता है। इसके बाद चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल। यहाँ से इसने बताया है कि पॉजिटिव क्यू लोअर से इसका जो डाइलेक्ट्रिक के चार्ज आया और इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बना, और जो डायरेक्शन क्या है उसकी ई नोट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए जो ईपी है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मतलब जो हमारा ये अंदर हमने स्लैब रखी है इसका जो फील्ड बने है वो कितना होगा। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बस फर्क क्या होगा, अब यहाँ पे सिग्मा किसका आएगा, जो आपकी ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्ज बना है इसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, अब सिग्मा पी। और पहले हमने जब बिना इसके रखे निकाला था तो क्या लिखा था, सीधा सिग्मा। वो किसकी चार्ज डेंसिटी थी, कैपेसिटर के प्लेट्स की। अब किसकी चार्ज डेंसिटी है, ये डाइलेक्ट्रिक के सरफेस की। क्लियर है। इसको हम याद रखिए तो सिग्मा पी
चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन की। अब सिग्मा पी जो है वो आपका इस कैपिटल पी के इक्वल होता है, और कैपिटल पी क्या है हमने कल किया था, पोलराइजेशन डेंसिटी की थी। देखो अगर इस सिग्मा पी की वैल्यू अगर हम रखते तो चार्ज बाई एरिया रखते, डेंसिटी की तो वैल्यू यही होती है। यहाँ पे चार्ज से क्या आता है, पी आ जाता है, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। अब चार्ज बाई एरिया किसके इक्वल आपका, पोलराइजेशन डेंसिटी के। हमने कल वाले टॉपिक में इसको प्रूफ किया था। इस पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो चाहे पोलराइजेशन डेंसिटी लिखा हो चाहे पोलराइजेशन वेक्टर लिखा हो, दोनों एक ही चीज है, कैपिटल पी से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो इस देखिए ये भी आपका डेंसिटी भी क्या हुआ, ए के इक्वल और ये पी के भी इक्वल। तो यहाँ पे हम इसको किस टर्म में बदल देंगे, पी की टर्म में, पोलराइजेशन डेंसिटी की टर्म में। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की पी बाई एप्सिलॉन नोट। अब हम निकालते हैं नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना है। तो देखो अप्लाइड में से पोलराइजेशन वाला माइनस कर दो, ई नोट माइनस ई पी, ये आपका बचा ई नोट बाई के इक्वल। अब देखो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जो है रिड्यूस हो जाता है। उसकी अपने पास ये एक्सप्रेशन था K इज इक्वल टू ई नोट बाई ई नोट माइनस बी। देखिए हम अगर थोड़ा सा याद ना हो तो इसको हमने ऐसे किया था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई में नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसकी वैल्यू हमने रख दी थी ये ई नोट माइनस ई पी। अब यहाँ देखो अपने पास ई नोट माइनस ई पी है, ये वाली नीचे वाली टर्म है अपने पास, इसको तो उठा के इधर ले जाओ और के को उठा के ले आओ नीचे, तो ये क्या बन जाएगा ई नोट बाई के। तो यहाँ से अपने पास ई की वैल्यू कितनी आई, ई नोट बाई के। ई नोट अपना क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे के आपका क्या है, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का। इसके बाद हम निकालते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब आपको पता है देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तो डिस्टेंस टी के लिए है और एक डी माइनस टी के लिए। देखिए डी माइनस टी कौन सी डिस्टेंस होगी, यहाँ देखोगे ये टोटल डिस्टेंस क्या है डी, डी में से ये वाली हटा दें टी, तो आपको देखो यहाँ पे तो ये खाली जगह है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग मिलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग मिलेगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो हम इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखोगे आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली। ये पहले केस में जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स और ये आपका स्लैब, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे निकाली हमने। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नोट, और यहाँ पे डी माइनस टी डिस्टेंस। क्लियर है ना, ये टोटल डी में से टी गया तो ये, और ये डिस्टेंस कितनी है डी माइनस टी। प्लस में अब हमने निकाली इस डाइलेक्ट्रिक वाले की, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं, ये कितनी है ई इंटू टी। अब देखिए यहाँ से इसके बाद इस ई की वैल्यू हमने पुट कर दी अभी पिछली इक्वेशन से, ई नोट बाई के, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखोगे दोनों में से ई नोट कॉमन आता है, हमने ई नोट बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचा डी माइनस टी और यहाँ पे बचा टी बाई के। ई नोट की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। देखिए यहाँ से ये निकाली थी हमने क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी यहाँ पे, और अंदर आपका बचा ये वाली टर्म। अब आपको निकालना है कैपेसिटेंस कैपेसिटर का ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, पोटेंशियल और चार्ज। तो देखो चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपने शुरू में निकाला था, और पोटेंशियल की वैल्यू आपने ये निकाल दी। पोटेंशियल की वैल्यू तो ये वाली पुट कर देंगे, और चार्ज की वैल्यू कितनी थी हमने शुरू में निकाली थी, चार्ज तो जो है हमारा क्यू ही था उसके सरफेस के ऊपर। तो देखिए जब v की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 1 बाई में एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा, ये पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, और ये टर्म आपकी कहाँ रह जाएगी नीचे। तो ये आपके पास इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है। अब इसको हम स्पेशल केस में बनाते हैं, वहां से हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए स्पेशल केस देखेंगे इसका, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स।
अगर अपनी जो ये कैपेसिटर की प्लेट थी इसमें ऐसे थोड़ी सी जगह में डालने के बजाय हम इसको पूरा भर दें डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो उस केस में जो डी है वो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। डी और टी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो देखो टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी। अब जो ये अपना रिलेशन आया था यहाँ पे डी और टी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। टी की जगह क्या आ जाएगा, डी। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर एज इट इज, नीचे हमने रख दिया डी, और ये नीचे वाला के कहाँ चला जाएगा, पलटे लेके ऊपर। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपका क्या था, ये आपका तब की कैपेसिटेंस था जब आपका कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। ये देखिए हमने शुरू में ही निकाला था इसको, ये रहा आपके पास, ये आपके पास इसकी वैल्यू थी सी नोट एप्सिलॉन नोट ए बाई डी के इक्वल। क्लियर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं सी नोट से। तो ये जो कैपेसिटेंस सी आया ये किसके इक्वल आया, के इंटू सी नोट। अब इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो बढ़ जाता है के टाइम्स। अब देखो ये तो तब था जब उसके बीच में वैक्यूम था, ये तब है जब हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। कितना, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालें तो सी बाई सी नोट। यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप डिफाइन भी कर सकते हो कि ये रेशियो है कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा हो कैपेसिटर के बीच में टू द कैपेसिटेंस जब हमने उसके अंदर कुछ भी ना रखा हो, मतलब वैक्यूम हो। क्लियर है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।